बातें फाइनली सारी हमें आपको लिख के देंगे आखिरी क्लास में। दूसरा सफ़ा है हमारा नोट्स का, हमारा चैप्टर है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इसमें कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के 3 तरीके हमने क्लास में पढ़े थे। कोई नई चीज हुई तो फौरन हाथ खड़े कर दीजिएगा, नई चीज मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के 3 तरीके हमने पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में हमने जो रेशियोज पढ़ी थी वो 5 किस्म की थी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज या शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियोज और डेट सॉल्वेंसी रेशियोज। भाई ये रेशियोज ओवरऑल क्या बताती हैं? ये रेशियोज ओवरऑल क्या चीज बताती हैं? ये हमारा रेशियोज वाला पेज था। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या बताती हैं? जीपी, ऑपरेटिंग, नेट प्रॉफिट। पढ़ें जी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या बताती हैं? बोलें, साथ साथ याद करें। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज टेल यू हाउ एफिशिएंटली अ बिजनेस टर्न्स इट्स एक्टिविटीज इनटू प्रॉफिट। बोलें, याद करें, हाउ एफिशिएंटली अ बिजनेस टर्न्स इट्स एक्टिविटीज इनटू। वो पता कोई नहीं, आई कैप का पता नहीं, रेशियोज के अंदर कह दे इन 5 रेशियोज में फर्क क्या है। ये 5 रेशियोज ओवरऑल क्या बताती हैं? 5 रेशियोज तो नहीं है, ये तो 5 कैटेगरीज हैं। लेकिन इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज नीचे कभी कैपिटल एम्प्लॉयड रखती हैं, कभी इक्विटी रखती हैं, कभी एसेट्स नॉन करंट और कभी टोटल एसेट्स। तो देखें ये रेशियोज क्या बताती हैं। ये रेशियोज बताती हैं हाउ वेल अ कंपनी जनरेट रिटर्न्स। इधर देखें, returns, how well a company generate returns as compared to total money invested by its maybe capital provider, ये हो maybe ordinary shareholders हो, ये भी capital providers, assets असल में capital के से आते हैं। तो बता दें जी, अब हम आपको कोशिश करेंगे नोट्स में हाईलाइट करके दें ये। how efficiently, बोले how efficiently a business into actual, how well a company generates returns compared to total money invested। तो ये हमारी दूसरी। तीसरी कौन सी रेशियोज है माय डियर? हमारी वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज। डेटर कितने दिन में पैसे दे रहे हैं, इन्वेंट्री कितने दिन में बिक रही है, और कैश साइकिल क्या है, और एवरेज टाइम टू पे। वर्किंग कैपिटल, ये आई के अपनी किताब में बड़ा लिखा हुआ है। Working capital efficiency ratios measure how effectively a company is managing. Working capital ratios indicate if investment is excessive. ऐसा कभी सवाल आ सकता है ना पेपर में कि ओवरऑल वर्किंग कैपिटल रेशियोज क्या बताती हैं? Excessive investment shown by a longer or length कैश साइकिल। अगर कैश साइकिल बहुत ज्यादा है तो डेटर तो बहुत ज्यादा दिनों बाद पैसे दे रहे हैं। इन्वेंट्री, मैंने आपको कहा कैश साइकिल नेगेटिव होना अच्छी बात है, पॉजिटिव और लंबा होना कैश साइकिल वो बुरी बात है। एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट बहुत बुरी है, शोन बाय लॉन्गर और लेंथनिंग कैश साइकिल विच अननेसेसरीली लोअर्स द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। ये लाइन आई के अपनी किताब में डाली हुई है। इट विल रिड्यूस आरओसीई और आरओई। जब इन्वेंट्री डेज कम होंगे तो इन्वेंट्री बिकेगी नहीं। ये लिंक है रेशियोज का। जब इन्वेंट्री डेज कम होंगे तो इन्वेंट्री डेज ज्यादा होंगे, जब इन्वेंट्री डेज ज्यादा होंगे तो इन्वेंट्री बिकेगी नहीं। एक माल्टे वाला रोजाना रेडी रिप्लेस करता है, एक माल्टे वाले को 3 दिन लगते हैं वो रेडी के अंदर रिप्लेस करते हुए, और लाते तीनों बराबर माल है। एक बेचारा 3 दिन बाद माल लेके आता है मंडी से, एक रोजाना माल लेके आ रहा होता है मंडी से। इन्वेंट्री डेज 3 दिन वाले के ज्यादा है ना फिर 1 दिन वाले से। तो बता दें एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? शोन बाय लेंथनिंग कैश साइकिल विच अननेसेसरीली लोअर्स द पैट, और पैट से अल्टीमेटली आरओसीई भी कम होगी, आरओई
बल्कि ROA भी कम होगा, सारी चीजें कम होगी। ये नहीं कि ROC, ये तो आई क्या मैंने अपनी किताब में लिखी है, क्योंकि ये दो रेशोज आमतौर पे दुनिया में यूज होती हैं। तो एक लफ्ज कभी हम पेपर में लिख के आ सकते हैं अगर लिंक डेवलप करना हो। जब हमारा कैश साइकिल ज्यादा होता है तो इन्वेंट्री लेट बिकती है, इन्वेंट्री लेट बिकती है तो प्रॉफिट कम होते हैं, प्रॉफिट कम होते हैं तो ROCE, ROE, नेट प्रॉफिट रेशियो भी आप कह सकते हैं, वो भी कम हो जाती है। लेकिन अंडर इन्वेस्टमेंट भी नहीं होनी चाहिए। वो क्या है? इंडिकेटेड बाय लो वर्किंग कैपिटल कंपेयर टू द इंडस्ट्री, showing potential liquidity issues and over reliance on payables or overdraft for financing। भाई इतने तो हमारे पास डेटर और इन्वेंट्री पड़े होने चाहिए कि हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर सकें। अगर हमारे पास डेटर और इन्वेंट्री बिल्कुल ही नहीं है कि हम क्रेडिटर को पेमेंट कर सकें, तो इट इज ओवर इन्वेस्टमेंट या अंडर इन्वेस्टमेंट? लिखें, डेटर और इन्वेंट्री इतनी तो पड़ी हो ना कि क्रेडिटर को पेमेंट कर सकें। डेटर और इन्वेंट्री इतनी तो पड़ी हो कि क्रेडिटर को पेमेंट कर सकें। आगे चलें जी। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कौन सी रेशियोज थी? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। लिक्विडिटी इज द एबिलिटी टू एक्सेस कैश क्विकली टू सेटल द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। इतना कैश पड़ा होना चाहिए कि बोले ना करंट लायबिलिटीज को पे करें। ये लिक्विडिटी रेशियोज ये बताती हैं। इन रेशियो एनालिसिस लिक्विडिटी इज यूज्ड एट ओनली कैश एंड करंट एसेट्स सून टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश आर अवेलेबल टू सेटल इमीडिएट करंट लायबिलिटीज। उसमें फिर क्विक रेशो ज्यादा बेहतर थी, जो करंट एसेट्स क्विक रेशो, वैसे बता रहा हूं, क्विक रेशो सून टू बी कन्वर्टेड लेती थी। क्विक रेशो कौन से वाली लेती थी? मतलब कैश को लेती थी और डेटर को, इन्वेंट्री वगैरह को नहीं लेती थी। ये नॉर्मली सून टू बी कन्वर्टेड को भी कई लोग यूज करते हैं, और सून टू बी कन्वर्टेड नहीं तो फिर इन्वेंट्री भी ले लें। ये लिक्विडिटी रेशोज बताती हैं। बहरहाल पहली लाइन भी याद कर लीजिए, काफी है। लिक्विडिटी इज द एबिलिटी टू एक्सेस कैश क्विकली टू सेटल द शॉर्ट। ये बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव हैं इन रेशियोज के। डेट और सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी मींस हैविंग इतने एसेट पड़े होने चाहिए करंट नॉन करंट में कि बैंक लोन वापस कर सकें। इतना कैश और डेटर पड़े होने चाहिए कि क्रेडिटर्स को पे कर सके। इतने एसेट्स पड़े होने चाहिए कि बैंक, ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है। सॉल्वेंसी मींस हैविंग इनफ एसेट्स टू पे ऑफ द लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस इन द लॉन्ग टर्म। इतने नॉन करंट और करंट दोनों मिला के पड़े होने चाहिए। इधर क्या है? इतने करंट पड़े होने चाहिए कि करंट लायबिलिटीज पे कर सकें, और इधर क्या है? इतने नॉन करंट और करंट पड़े होने चाहिए कि बैंक लोन पे कर सके। दिस यू ऑलरेडी नो, बस एक दो दफा इसको अपने नजर मारनी है। अच्छा, अब अगर ये चीजें फिट होंगी तो ये कहां फिट होंगी? मैं एक मिसाल दे रहा हूं। अगर ये डेफिनेशंस फिट होंगी तो ये इसके ब्रैकेट में आएंगी। समझ आया ना? क्योंकि ये रेशियोज अलग अलग तो नहीं है, इस रेशियो के ब्रैकेट में आएंगे। अच्छा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करने के कितने तरीके हैं? 3। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस। अच्छा, जो भी एनालिसिस होना, आपने हर एक के अंदर बेहतर है कि एंड पे एक लाइन हर रेशो के साथ भी डाल दें तो अच्छा है कि वी शुड कंपेयर, बोले वी शुड कंपेयर। कहां कहां से कंपेयर करें? विद ओवर पास्ट परफॉर्मेंस, ओवरकम पैटिटर्स इन सेम इंडस्ट्री। जाहिर सी बात है सेम इंडस्ट्री अब लिखना कुछ जरूरी नहीं, लेकिन इन सेम इंडस्ट्री या इंडस्ट्री एवरेजेस,
तो किसी भी रेशो में कुछ कमेंट करने को ना हो रहा हो ना, तो ये अक्सर आई कैप मैंने देखा लिख देता है कि आपको ये काम कर लेने चाहिए। लिखें, वी शुड कंपेयर विद our past performance ओके। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस में क्या फर्क होता है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है? हम अपने साल का कंपैरिजन पिछले साल से करते हैं। उसमें हम पिछले साल की सेल, हमारे साल की सेल माइनस पिछले साल की सेल, इससे पता चल जाता है कितने परसेंट हमारी सेल बढ़ी। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कंपेयर द फाइनेंशियल डाटा ओवर सेवरल years to spot the trends in growth. बोलें, horizontal analysis compare financial data over several to spot the trends and growth. By calculating the percentage change each period, you can easily see if performance is improving or declining. ये था जी horizontal analysis. ratios किधर आ रहे हैं? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। बोले, कंपेयर्स फाइनेंशियल डाटा ओवर सेवरल, ये पिछले साल की सेल है, ये इस साल की सेल है। अच्छा, इसको भी इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर किया जाए, इसको भी इंडस्ट्री एवरेज से और हमारे कंपेटिटर से कंपेयर किया जाए, ये भी लिख दिया करें बेशक। क्यों? क्योंकि अगर हमारी सेल 14% बढ़ी है और उनकी सेल 20% बढ़ी है, तो ये हमारे लिए अलार्मिंग है। इसको भी इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर किया जाए। अपने पिछले सालों से तो कंपेयर कर लिया आप लोगों ने कि मेरी सेल इतनी बढ़ गई, और अपने पिछले साल से भी कंपेयर किया जाए। पिछले साल हमारी सेल 8% बढ़ी थी, इस साल हमारी सेल अल्हम्दुलिल्लाह 14% बढ़ गई है। तो अपने भी पास्ट पैटर्न से कंपेयर किया जाए और अपने कंपेटिटर से भी कंपेयर किया जाए कि पिछले साल मेरी सेल 8% बढ़ी थी, इस साल मेरी सेल 14, इस साल मेरी सेल 14 बढ़ी, कंपेटिटर की 15% बढ़ी, इस साल मेरी सेल 14% बढ़ी, लेकिन बाटा और सर्विस दोनों की एवरेज सेल 22% बढ़ गई। ये क्या वजह बन रही है? तो वो तीनों बातें हर जगह लिख के आ सकते हैं। वर्टिकल एनालिसिस में ये होता है, P&L में आप सेल को बेस बना के सारी फिगर उसकी परसेंटेज पे ले आते हैं, और बैलेंस शीट में आप एसेट्स को बेस बना के सारी फिगर्स उसकी परसेंटेज पे ले आते हैं। तो याद करें फिक्रा, वर्टिकल एनालिसिस, बोले ना, एक्सप्रेस एवरी लाइन आइटम एज अ परसेंटेज ऑफ अ बेस फिगर। इनकम स्टेटमेंट में बेस फिगर क्या होती है? सेल। और बैलेंस शीट में बेस फिगर, इट हाईलाइट्स द प्रोपोर्शन ऑफ अकाउंट्स फॉर अ सिंगल पीरियड, यानी कि एक पीरियड के लिए, इसी सिंगल पीरियड के लिए प्रोपोर्शन ऑफ अकाउंट्स फॉर अ सिंगल पीरियड, एंड हेल्प्स आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स ओवर टाइम। एग्जांपल गिवन, अलार्मिंग जंप इन कॉस्ट ऑफ सोल्ड रिलेटिव टू सेल, यानी कि पिछले साल कॉस्ट ऑफ सेल 20% थी सेल का, इस साल कॉस्ट ऑफ सेल 22% हो गई। ये तो बहुत अलार्मिंग हो गया। इट हाईलाइट्स द रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ अमाउंट्स कर दें, इसको आसान कर लें, it highlights the relative proportion of amounts for a single period.
वर्टिकल एनालिसिस में असल में टोटल एसेट्स को ही बेस बनाते हैं, इक्विटी को भी उसी बेस के ऊपर ले आते हैं। असल में डिवाइड टोटल एसेट्स ही करना होता है, चाहे इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड है, चाहे नॉन करंट और करंट एसेट है, एक एक चीज को टोटल एसेट से डिवाइड करना होता है। डन। अच्छा, अब बता दीजिए ये क्या बताती है, कंपेयर्स फाइनेंशियल डेटा ओवर सेवरल ईयर्स, और ये हाईलाइट्स द proportions of amounts for a single period and help identify the trends over time। मिसाल के तौर पे कैसे देखें इधर, ये था वर्टिकल एनालिसिस। ट्रेंड्स ओवर टाइम कैसे पता चलेंगे, पिछले साल एडमिन एक्सपेंसेस 6 गुना थे, सेल का 6% थे, इस साल एडमिन एक्सपेंसेस सेल का 4% है। आप कमेंट करें, द एडमिन एक्सपेंसेस हैव इंक्रीज, दे शुड बी मैनेज्ड प्रॉपरली। एडमिन एक्सपेंसेस को प्रॉपर कंट्रोल रखें ताकि इनको मैनेज करें। आगे चलें, कॉस्ट ऑफ सेल 71% है, 70% है, कोई खास फर्क नहीं है, देयर इज नो बिग डिफरेंस इन दिस। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हैव डिक्रीज्ड, उसकी फिर वजह कोई सवाल बता देगा तो ठीक है, वरना क्या करें, बाकी टैक्स की परसेंटेज और बाकी तो सेम रही है। अच्छा, एसेट्स, इधर कौन सी बेसिक चेंज नजर आ रही है, चेंज तो कहीं भी ज्यादा नजर नहीं आ रही। रिटेन्ड अर्निंग्स हैव इंक्रीज्ड मे बी ड्यू टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर, 21 से 25% हो गई हैं। और लॉन्ग टर्म लोन्स हैव बीन रीपेड प्रोबेबली, डेट्स वाई 10% थे और अब कितने परसेंट रह गए हैं, 8% रह गए हैं। और पेबल्स में ड्रास्टिक डिक्रीज आ गई है, मे बी कोई वजह तो फिर सवाल बताएगा। तो ये कौन सा एनालिसिस है, वर्टिकल एनालिसिस। ओके, अगले सफे पे आ जाए। Further discussion in addition to the notes dictated during the lecture and made by you। मैंने आपको कहा था आप नोट्स बनाए हर एक के, तो हर एक के आपने नोट्स बनाए थे, उनमें ये और चीजें आपने ऐड नहीं करनी, अब घर जाके बस ये सफा देख लेना है जहां से आपको आइडिया हो जाए। रिवर्स चलना शुरू करते हैं। मैंने जो गेयरिंग रेशो पे आपको लिखवाया था वो लिखा रहने दीजिएगा, उसमें ये 3 बातें ऐड कर दीजिएगा। बताएं, गेयरिंग मेजर्स द लॉन्ग टर्म लोन, गेयरिंग मेजर्स द, अगला सफा नोट्स का, रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, तीसरा सफा नोट्स का। गेयरिंग मेजर्स द लॉन्ग टर्म लोन एज अ परसेंटेज ऑफ ईदर लोन और लोन प्लस इक्विटी, ये गेयरिंग रेशो बताती है। दूसरी लाइन, हाई गेयरिंग इंडिकेट्स, बोलने आगे कुछ, हाई गेयरिंग इंडिकेट्स हैवी रिलायंस ऑन डेट। तो 2 कंपनीज होंगी, एक ने कम लोन लिया होगा, एक ने ज्यादा, तो ज्यादा लोन लेने वाली के बारे में आप क्या बता के आएंगे, इट हैज हाई गेयरिंग। एक तो वो सफे पढ़ेंगे जो मैंने लिखवाए, और ये 3 लाइन में ये सारे फिट करके आया करेंगे सवाल में। हैवी गेयरिंग इंक्लूड्स हैवी रिलायंस ऑन डेट मेकिंग इट्स हार्डर टू रेज एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फेलिंग टू मीट द पेमेंट ऑब्लिगेशंस। The gearing ratio helps monitor debt levels over time and compare the company's capital structure with similar companies। ये तो घिसी-पिटी वो 3 बातें हैं, ये बेशक हर जगह डाला करें। करंट एंड क्विक रेशो, करंट रेशो ऑफ 2:1, आजकल वैसे 1.5:1 भी कुछ लोग कहते हैं। A current ratio of 2:1 and a quick ratio of 1:1 are often considered ideal। This is not always appropriate as acceptable levels vary by industry। Liquidity ratios should be assessed by reviewing trends over time। liquidity ratios भी लोग इसको कहते हैं, असल में तो ये बस liquidity ratios इनका नाम है ना, करंट और क्विक रेशो का। ये देखें ना, करंट और क्विक रेशो का नाम क्या है, liquidity ratios। liquidity ratios should be assessed by reviewing trends over time। ये तो घिसी-पिटी बात है, हर जगह लिखाया करें। नेक्स्ट, current ratio is also called the safe margin of solvency because it shows ability to pay the current liabilities। Quick ratio or acid test ratio excludes the prepayments and as they may not be readily available to settle the obligation। तो पीछे बच क्या जाता था, कैश और डेटर। कैश साइकिल के बारे में ये 2 बातें जरूर याद करनी है। कैश साइकिल की डेफिनेशन क्या है, कैश साइकिल को ना ऑपरेटिंग और वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कहते हैं। कैश साइकिल को ऑपरेटिंग साइकिल और वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कहते हैं।
ये दो नाम जरा याद कर लें, कैश साइकिल को ऑपरेटिंग साइकिल और वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कहते हैं। कैश साइकिल कैसे निकलता था? डेटर डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस। द कैश साइकिल इज द टाइम बिटवीन द बाइंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर एंड कलेक्टिंग कैश फ्रॉम द सेल। ग्रोइंग बिजनेसेस नीड कैश। जो नए नए बिजनेस होते हैं उनको क्या चाहिए होता है? एंड रिड्यूसिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल, एंड रिड्यूसिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल। इन्वेंट्री जल्दी बिक जाए, डेटर जल्दी पैसे दे जाएं, तो वर्किंग कैपिटल, तो कैश साइकिल, और पैसे ज्यादा पड़े होंगे। सोचना पड़ेगा इस बात पे। तो रिड्यूसिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल, रिड्यूसिंग, डेटर जल्दी पैसे दे गए 2-4 दिन में, इन्वेंट्री जल्दी बिकी 3-4 दिन में, तो कैश साइकिल रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होते होते मे भी नेगेटिव में चला गया, कमाल हो गया। इज एन इनएक्सपेंसिव वे टू फ्री अप द कैश। बायर्स ऑल्सो रिव्यू इट टू सी हाउ वेल, बायर्स से मुराद हम लिख देंगे, इन्वेस्टर्स लिखना था मैंने यहां। Investors also review to see how well management controls the cash and manages finance. Investors अक्सर कैश साइकिल देखते हैं ताकि इंडस्ट्री से कंपेयर कर सके, और वो बात घिसी पिटी डाला है करें, इंडस्ट्री एवरेजेस से कंपेयर करें कैश साइकिल को और वो सारा। चलिए जी, कैश साइकिल के बारे में दो बातें जरूर याद करें। नंबर 1, कैश साइकिल की डेफिनेशन क्या है? टाइम बिटवीन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कलेक्टिंग कैश फ्रॉम सेल, और अगर ट्रेडर है तो परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ग्रोइंग बिजनेसेस नीड कैश, और कैश अरेंज करने का क्या तरीका है? वो फिर 3 तरीके भी बताए थे। डेटर से कैसे जल्दी पैसे ले सकते हैं डिस्काउंट देके, इन्वेंट्री कैसे जल्दी बेच सकते हैं डिस्काउंट लगा के, वो तरीके बताए थे। और मैंने तरीके का कहा था किताब में लिखे हुए एक जगह पे, याद भी करने हैं आप लोगों ने। वो मुझे याद आया तो वो तरीके मैं इसी में नोट्स में आखिरी सफे पे आप डाल भी दूंगा ताकि बाकी पेज नंबर ना हटें। तो ग्रोइंग बिजनेसेस नीड कैश, रिड्यूसिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल इज एन इनएक्सपेंसिव वे टू फ्री अप कैश। ये कमेंट करके आ सकते हैं कैश साइकिल के ऊपर। और ये हमारी 3 रेशोज, ROCE, ROE और ROA, ये तीनों हमारी थी इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। ROCE compares the profitability based on capital employed and is especially useful for capital intensive entities. क्या किसी ने CA फर्म खोल ली, क्या किसी ने CA फर्म खोल ली तो वो कैपिटल इंटेंसिव एंटिटी है? नहीं, क्योंकि उसके पास इतने कैपिटल की जरूरत नहीं थी। उसने सिर्फ एक लैपटॉप लिया और कुर्सी ली और दफ्तर किराए पे लेके बैठ गया। लेकिन एक बंदे ने अगर फैक्ट्री बनानी है तो वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। मैंने इधर ब्रैकेट में ना पिछले में लिखा हुआ है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं। एयरलाइंस, टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस, इनको अरबों रुपए चाहिए होता है। ROCE compares profitability based on capital employed and it is specially useful for जिन इंडस्ट्रीज ने कैपिटल ज्यादा लगाया होता है ना, वो लोग ROCE देखते हैं, लेकिन CA फर्म्स वगैरह ROCE ज्यादा नहीं देखती, उनका कैपिटल नहीं होता जो लगाया उन्होंने। its trend over time is important and investors prefer stable, and ये वही घिसी पिटी बात, इन्वेस्टर्स को स्टेबल ROCE चाहिए रादर देन बोले वही जो 3 लोगों से पूछना होता है। अपना पास को देख लो, इन्वेस्टर्स को देख लो, वो देख लो। तो बता दीजिए कौन सी कंपनीज ROCE पसंद करती हैं निकालना। तो अगर खुदा ना खासा पेपर में ऐसा सवाल आ गया कि एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, दूसरी कंपनी सर्विस प्रोवाइडर है, तो आप कहिएगा कि ROCE कौन सी कंपनी ज्यादा को चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग को। दूसरे को तो ROCE नहीं चाहिए, उसने कैपिटल नहीं लगाया। ROE measures how efficiently an entity generates profits from shareholders equity. ROA measures the return generated from total assets. ROA measures the return generated from total assets. ROA, ROCE, ROE, ROA shows how efficiently assets are converted into profit. ये फिक्रा जरूर लिख के आएगा, how efficiently assets are converted. Capital is converted नहीं, how efficiently assets are converted. It should be compared with the entities bought from another company. ये घिसी पिटी बात हर जगह लिखाइएगा। ये सारी आईके अपने बातें अपनी किताब में लिखी हुई थी। और आखिरी जी हमारा, this is further discussion in addition to notes discussed in class.
सेल्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका दूसरा नाम क्या था? एसेट टर्नओवर रेशियो. A higher asset turnover ratio is generally better, but major asset purchases, लेकिन अगर आप एकदम एसेट बहुत ज्यादा खरीद लें, मैंने आपको कहा था इसका नाम एसेट टर्नओवर इसलिए रखा हुआ है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज भी तो यही जवाब आ जाता है ना. तो अगर किसी साल ज्यादा एसेट खरीद लें तो फिर ये रेशो गिर जाएगी, और एकदम बेच दें एसेट तो फिर ये रेशो बढ़ जाएगी. कहते हैं ये मसला इस रेशो में है, ये याद रखना, ये बड़ी रिस्की रेशो है. A higher asset turnover ratio is generally better, but major asset purchase or disposal can temporarily distort. Over the years तो बेहतर हो जाएगा काम. Capital intensive industries usually have lower asset turnover, so comparisons should be made. Obviously, सीए फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड होगा नहीं, सेल बहुत ज्यादा होगी, उनकी तो रेशोज आसमानों पे पहुंची होंगी. लेकिन जिनका कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होगा, सेल उतनी कर नहीं सकेंगे, उनको मसला होगा. वो कहेंगे फॉर एवरी 5 रुपीज ऑफ कैपिटल वी आर अर्निंग ₹4 सेल, लेकिन सीए फर्म कह रही होगी 1 रुपया लगा के 5 रुपए कमा रहे हैं, वो सर्विसेज दे रहे हैं. कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज यूजुअली हैव बोले lower asset turnover, so comparisons should be made within the same industry. आपको किसने कहा है कि सर्विस प्रोवाइडर को कंपेयर करो उसके साथ? और आखिरी बात, एनुअल सेल्स ग्रोथ और डिक्लाइन measured as a percentage of previous year also supports better evaluation. कहते हैं बेटर तो ये है कि सेल देख लो पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी है, वो ज्यादा बेहतर पता चल जाता है, और उसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करना पड़ता है. ठीक है, तो कहते हैं अगर इस रेशो से आपको मदद नहीं मिल रही कंपनीज को जानने में, तो फिर दोनों कंपनीज की पिछले साल की और इस साल की सेल कंपेयर कर लो, इससे आपको बेटर इंफॉर्मेशन मिलेगी. ओके, हैविंग सेड ऑल दिस, आज हमने क्या किया है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज बताती हैं कि कितना अच्छा कंपनी रिटर्न दे रही है. इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज बताती हैं रिटर्न डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने पिछला सफा पढ़ा है. इधर देखें, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज क्या बता रही हैं? ओए इधर देख, वर्किंग कैपिटल रेशियो 3 बातें बता रही हैं. डेटर, इन्वेंट्री और क्रेडिटर को कितना अच्छा मैनेज किया हुआ है, जो पिछला सफा पड़ा है. और एक और चीज भी बता रही हैं, एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट क्या है और अंडर इन्वेस्टमेंट क्या है. इसमें हमने पढ़ा है लिक्विडिटी रेशियोज में कि कितने पैसे पड़े हुए हैं हमारे पास लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, और इसमें हमने पढ़ा है कितने एसेट्स पड़े हुए हैं लोन्स को पे करने के लिए. ये इन रेशियोज की ब्रॉड हेडिंग्स की एक्सप्लेनेशन है. फिर हमने आज कोई लंबी बहस नहीं की, हमने एक बहस की है गियरिंग रेशो क्या होती है, फिर हमने इस पे बहस की है. अब वाले सफे पे अब देखें ना, मुझे जुबानी बताएं 3 पॉइंट्स गियरिंग में मैंने क्या लिखवाए थे. एक कंपनी जो ज्यादा गियर्ड हो वो रिस्की है, क्योंकि उसके लिए लोन लेना मुश्किल है और हो सकता है वो लोन वापस ना कर सके. और पहला पॉइंट को पढ़ा था. तीसरा पॉइंट ये पढ़ा था कि दूसरी कंपनी से कंपेयर कर लो. अगला हमने जो पढ़ा वो करंट रेशो के बारे में पढ़ा कि करंट रेशो बताती है लाइबिलिटीज कितनी हम पे कर सकते हैं, लेकिन क्विक रेशो बताती है कि रेडीली अवेलेबल एसेट कौन से हैं जिनसे हम पेमेंट्स कर सकते हैं, और ये आइडियल रेशोज पढ़ी. उसके बाद वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशोज के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा, वो आपको क्लास में जो लिखवाया है वो काफी है. इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में हमने आरओसीई पढ़ा, आरओई पढ़ा और आरओए पढ़ा. आरओसीई में हमने पढ़ा था कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जो हैं वो लोग इस रेशो में ज्यादा इंटरेस्टेड होती हैं ताकि उनको पता चले, लेकिन सेम इंडस्ट्री से कंपेयर होना चाहिए, दूसरी इंडस्ट्री से कंपेयर ना हो. फिर भी मुश्किल हो रहा है तो वो तो सेल वाले में था, ऊपर था मादरत. आरओई में ये था कि शेयर होल्डर इक्विटी कितनी जल्दी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है, और आरओए एसेट्स कितनी जल्दी प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. और इनमें एक जगह ये भी हमने पढ़ा था कि आपके एसेट्स की एज क्या है, लेकिन वो हमने बताया था आपको क्लास के अंदर कि अगर एसेट की एज ज्यादा हो गई है किसी कंपनी की तो उसके एसेट्स डेप्रिशिएट होकर कम वैल्यू पे आ रहे होंगे, और जिस एसेट्स की एज अभी नई नई है उसके एसेट ज्यादा आ रहे होंगे. तो नई कंपनी और पुरानी को कंपेयर करेंगे तो ये भी मसला आ सकता है. ये क्लास में लिखवाया हुआ था. और आखिर में हमने पढ़ा सेल ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. अच्छा, अब आ जाए रेशोज पे, क्या रह गया पीछे? पेंडिंग एमसीक्यूज फिर देख लेंगे. फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ चैप्टर निकालें, उस पर क्या लिखा हुआ है रेशोज के.
यूजर्स, ये आपको पता है सारा। इन्वेस्टर्स को कौन सी रेशोज चाहिए होती हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज भी चाहिए होती हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट मार्जिन, आरओसी और एसेट टर्नओवर, ये आईकैप की राय है। बैंक देने वालों को वर्किंग कैपिटल रेशोज, लिक्विडिटी, गियरिंग रेशोज भी चाहिए होती हैं। क्रेडिटर को वर्किंग कैपिटल और लिक्विडिटी रेशोज देखनी होती हैं। और एम्प्लॉइज प्रॉफिट मार्जिन और एसेट टर्नओवर देखते हैं। मैनेजमेंट को सारी की सारी रेशोज चाहिए होती हैं। तो ये कोई 1-2 मिनट लगा के जरा याद कर लीजिएगा, जितना याद रह गया। बस आगे फर्स्ट 2 पेजेस की तो जरूरत नहीं, फर्स्ट पेज ही काफी था, फर्स्ट पेज ऑफ द नोट्स। तो डिफरेंट लोगों को कौन सी रेशियोज चाहिए होती हैं? अच्छा जी, IS 12 निकालें आप। IS 12 पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 13। फिर हम ब्रेक लेते हैं इंशाल्लाह 40-45 मिनट बता के। पास्ट पेपर क्वेश्चन 13, दुआ करें ये IS 12 खत्म हो जाए, फिर पीछे कुछ नहीं रह गया इंशाल्लाह, पीछे कोई ज्यादा चीजें नहीं है जी। हाँ वो तो लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ है ना। सोल्यूशन में छोड़ो किस तरह की है, जिस तरह मैंने क्लास में करवा दिया, ओपनिंग और उसको काट दो और 55 को उल्टा के वो कर दो। सोल्यूशन में डायरेक्ट 55 पे लगाया हुआ है, हाँ उसको छोड़ दें, इसलिए तो मैंने क्लास में करवा दिया था। निकालें जी पास्ट पेपर क्वेश्चन 13, पेज नंबर बताएं। 290। एडजस्टमेंट नंबर 567। अच्छा जी, एक्सपेंसेस इंक्लूड पेमेंट ऑफ डोनेशन ऑफ 50 मिलियन और पिछले साल 80 मिलियन। डोनेशन इज अलाउड इन टैक्स बाय 200% ऑफ एक्चुअल अमाउंट। जी बताएं डोनेशन कितने % अलाउड है? बताएं जी। करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करेंगे? करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करेंगे? एक दफा माइनस होगी भी है। आप 80 मिलियन तो को इग्नोर करना है, 80 मिलियन को इसलिए इग्नोर करना है कि ये पिछले साल का खर्चा है और हमसे नोट सिर्फ हमारे साल का मांगा है 20 का, तो 19 का मांगा ही नहीं। 50 मिलियन एक दफा माइनस हो चुका है, तो करंट टैक्स में 50 मिलियन को आपने एक और दफा माइनस कर देना है। इस तरह कितनी दफा माइनस हो जाएगा? 2 दफा। रिकॉन में इसको इसलिए लेके जाना पड़ेगा कि जिस पीबीटी पे आपने रेट लगाया है उस पीबीटी में ये एक दफा माइनस हुआ है, तो एक दफा और माइनस करना पड़ेगा रिकॉन में। तो रिकॉन में लिख लें आपने 50 इंटू 30% को माइनस कर देना है, 50 इंटू 30% को माइनस कर देना है। कितनी दफा माइनस अकाउंटेंट कर चुके? एक दफा। ये जरा देखें एडजस्टमेंट क्या है। LL recorded as an expense of 35 million relating to bring an inventory to its NRV. This adjustment is never allowed for tax purpose. ये परमानेंट डिफरेंस नहीं होता माय डियर, सुन ले मेरे ब्रो, ये परमानेंट डिफरेंस नहीं होता। मैंने कहा था NRV लॉस कभी भी परमानेंट डिफरेंस नहीं होगा, और इंपेयरमेंट लॉस भी इट इज नेवर अलाउड इन टैक्स, लेकिन परमानेंट डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस की जगह वो टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करने देते हैं, और NRV लॉस की जगह अगले साल पूरे स्टॉक को कॉस्ट ऑफ सेल में डाल देंगे। तो NRV लॉस एंड इंपेयरमेंट लॉस इज इफ नॉट अलाउड, अगर ये नॉट अलाउड है तो परमानेंट डिफरेंस नहीं है। इवन रिवैल्यूएशन लॉस इज नॉट अ परमानेंट डिफरेंस। टैक्स वाले कहते हैं मैंने रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड नहीं करने देना, तो परमानेंट डिफरेंस तो नहीं है, उसकी जगह क्या माइनस करने देंगे? टैक्स वालों की डेप्री। क्या मसला है? आप बताएं जी, मैं कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस क्या लूं?
डेटा अवेलेबल नहीं है ना, अब लड़ें फिर करें कुछ करें यार। अगर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस आप लोगों ने नहीं लेनी तो अकाउंटिंग वालों ने इस साल एनआरवी लॉस रिकॉर्ड कर लिया। वैसे बता रहा हूं डायरेक्ट डिफरेंस अगर निकालना है, अकाउंटिंग वालों ने इस साल एनआरवी लॉस रिकॉर्ड कर लिया। टैक्स वाले कह रहे हैं अभी ना करो, फिर कभी कर लेना जब कभी स्टॉक बिकेगा, तो इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर। तो खाली डिफरेंस में 35 ले जाएं, छोड़ें कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस। हमने कौन से कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के नंबर लेने हैं, हमने तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी है ना, डीटीएल डीटीए निकालना है। डिडक्टेबल लग रहा है टैक्सेबल लग रहा है, वैसे ये देख लें। अकाउंटिंग वालों ने एनआरवी लॉस रिकॉर्ड किए 35 का, टैक्स वाले कह रहे हैं अभी ना करो। नहीं करो तो खतरनाक सा लफ्ज होता है, अभी ना करो, जब कभी स्टॉक बिकेगा तब पूरा का पूरा माइनस कर लेना। असल में होता ही है कि चीज अगर 100 रुपए की थी ना, तो अकाउंटिंग वालों ने 100 रुपए में से 35 रुपए एनआरवी लॉस रिकॉर्ड कर लिया, अगले साल 65 रुपए कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाएंगे। लेकिन टैक्स वाले अगले साल पूरा 100 रुपए कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाएंगे। तो इसको डायरेक्ट डिडक्टेबल इन फ्यूचर लिख दीजिएगा, या कॉस्ट एज्यूम कर लीजिएगा। कॉस्ट एज्यूम कर लीजिएगा, आप कॉस्ट एज्यूम करें। चलो 100 भाई कह रहे हैं मैंने 100 एज्यूम कर ली। अगर ये 35 मिलियन 135 मिलियन होता फिर मैं कॉस्ट 200 रुपए एज्यूम करता, फिर 100 एज्यूम ना करता, फिर अजीब सी बात हो जानी थी। कॉस्ट एज्यूम चलो भाई कह रहे हैं 100 रुपया कर लो, 100 मिलियन। अच्छा अगर 100 मिलियन कॉस्ट एज्यूम करते हैं तो टैक्स वालों ने किस पे रखा होगा? एक्सेलेंट, 100 पे, क्योंकि वो एनआरवी लॉस माइनस, और 100 माइनस 35 विल बी 65। इट विल बी कंसिडर्ड एट टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट, मात्र कैरिंग अमाउंट, और टैक्स बेस 100 होगी। तो दो ऑप्शंस थी, या तो डायरेक्ट डिडक्टेबल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते, या फिर कॉस्ट को एज्यूम कर लेते। अब लिखें, इफ आई एज्यूम कॉस्ट 100 तो कैरिंग अमाउंट कितनी? कैरिंग अमाउंट 65 एंड टैक्स बेस 100। ओके भाई, ये तो क्लास में डिस्कस हो चुका है कई दफा। LL acquired 5% equity for 425 million. The investment was classified as equity OCI. यही तो लास्ट क्लास में रिवीजन की थी। As at 31 December, we recorded a gain of 65. As per tax laws, gain on investment is taxable at the time. Sorry. करंट टैक्स में क्या करना था इसका? करंट टैक्स में भाई ऐसे जुल्म तो ना करो, अकाउंटिंग वालों ने ये लॉस रिकॉर्ड कर दिया हुआ है, टैक्स वाले कह रहे हैं अभी ना करो, एड बैक कर देना था। अच्छा इसका क्या करना था? टी काउंट बनाए, 425 लिखें, टी काउंट बनाए ना, 425 लिखें। $425 कॉस्ट, फेयर वैल्यू रिजर्व कितना? लेक्चर 1 IFRS 9 का, और कैरी डाउन 490। व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? 490। बट व्हाट इज टैक्स बेस? PP परचेज प्राइस, PP पर, व्हाट इज परचेज प्राइस? 425। लेकिन एक चीज अब एंट्री करनी पड़ेगी इसमें, एंट्री करें नीचे, एसेट डेबिट 65, इन्वेस्टमेंट, वेल डन, इन्वेस्टमेंट डेबिट, फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI क्रेडिट और DTL क्रेडिट। ये कितने %? कितना? 40। ये 20 कहां लेके जाना था सारे बताएं? DTL के टी कौन? हंड्रेड %। लास्ट क्लास अगर आपने अटेंड नहीं की इस साल में, उसका पार्ट है, इस वजह से ऐसी बातें कर, लेकिन फिर भी आपके कॉन्सेप्ट सही हैं। चलें करवाएं इसको फिर। पंद्रह की 7वीं एडजस्टमेंट मैंने तो ये मारना है। असल में इसमें लीज रेंटल अगले साल पे होना था, इसलिए हमने कुछ नहीं माइनस किया, ये वजह थी, बाकी और कोई बात नहीं है इसमें। 15 की 7वीं तो वैसे ही भाई ने पूछ ली, इसमें लीज रेंटल अगले साल माइनस होने हैं।
आपने कौन सी, अच्छा 15 की कौन सी, 7वीं एडजस्टमेंट। हाँ ये तो FETPL लास्ट क्लास में रिवाइज हुआ है, FETPL ही लास्ट क्लास में रिवाइज हुआ है, FETPL रिवाइज कर लेना आप, उसमें कोई मसला नहीं। ये FETOCA वाला है, वो FETPL वाला है। ओके माय डियर, आज जो मैंने आगे लिखा हुआ है वो चलाएं। अभी देखें आप लोगों के सवाल तो चलते रहेंगे, फिर क्लास तो एंड नहीं हो सकेगी। हम आप लोगों के सवाल इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे को जूम मीटिंग करेंगे, उसमें लेंगे। जितने भी सवाल आपके यहाँ पूछिएगा जरूर। जी कौन सा सवाल है? 21 का एडजस्टमेंट 6। किसका? नहीं, ये आउटसाइड P&L है, तो करंट टैक्स में इसका हिट नहीं पड़ेगा। करंट टैक्स में इसलिए हिट नहीं पड़ेगा ना कि पीबीटी तक इसका प्रॉफिट गेन ऐड ही नहीं हुआ। इसका डिविडेंड होता तो वो फिर करंट टैक्स में जाता। ऑन यकम अप्रैल 24 CKL डिलीवर्ड अ प्रोडक्ट टू कस्टमर फॉर 140 मिलियन। कितने की बेची है जी प्रोडक्ट? 140 मिलियन की। इसकी पॉइंट VII आपको करवा दिया हुआ है, बाकी आसान से एडजस्टमेंट से। CKL delivered a product to customer of 140 million. It was agreed that 20% of transaction price is payable upfront. ये एग्री हुआ है कि 20% पैसे upfront देने हैं, while the remaining 80% is payable at the end of 3 years. So there is a significant financing component. Under the tax laws, the full transaction price is taxable in the year of delivery. Oh, टैक्स वालों के मुताबिक कितनी इनकम है? बोले बोले बोले। Full transaction price is taxable in the year of delivery. What is the full transaction price? टैक्स वाले बोंगी मारे हैं, कह रहे हैं फुल ट्रांजैक्शन प्राइस को इनकम में डाल दो। वो कितनी है? 140। बहरहाल पहले आप मुझे बताएं कि हमारा साल क्या है? 31 दिसंबर 24। डिलीवरी कब हुई? 1 अप्रैल 24। 3 साल बाद कितने पैसे आने हैं? 140 टोटल है ना? 140 14 जरा 20%, 140 20%, 14 2 70 कितना? 140 का 20%, 28 रुपए इधर आने हैं और 112 रुपए इधर आने हैं। थोड़ी सी डाउन पेमेंट भी आ गई ना। सवाल निकाल लो, आसान है उमर जी। आप बताएं डेट, बोले माय डियर। 1 अप्रैल 24। डिलीवरी कब हो रही है? 1 अप्रैल को। थोड़ा सा कैश कब आ रहा है? एक सवाल क्लास में किया वैसा, 2 सवाल किए हैं मैं बल्कि, कि थोड़ा सा कैश अभी आ रहा है, बाकी कैश 3 साल बाद आना है। जी सेल कैसे बुक करेंगे? 28 प्लस 112 इंटू 3, 100। नोट करो। और पुत्र पहले नोट तो कर लेना। कैरी डाउन भी निकाल लेना डेटर का बेटा। कैरिंग अमाउंट डेटर का नहीं निकाला तो मसला होगा ना। डेटर की कैरिंग TL/A की वर्किंग में लेके जानी है। मसला हो रहा है? हाँ हो रहा है, ये तो सही है। डेटर की कैरिंग अमाउंट निकाल के DTL/A की वर्किंग में लेके जानी है। आगे चलें जी, बोलें आगे। 31 मार्च। ओ जुल्म कर रहे हैं आप लोग। 31 मार्च 25, खुदा का खौफ करें। डाउन पेमेंट है ना सवाल में, एडवांस टाइप जो है। अब निकालें इस फिगर पे इंटरेस्ट 72। सेवेंटी टू इंटू 11.5। बीवी निकालें, बीवी कैरिंग अमाउंट
ओ भाई कैरिंग अमाउंट का चार्ट डाल लें, ओ बेटा बीबी का कैरिंग अमाउंट का चार्ट डालना है इधर। अब आप मुझे बता दें कि अकाउंटिंग वाले पी एंड एल में कितना लेके जाएंगे इस साल और अकाउंटिंग वाले बैलेंस शीट में कितना लेके जाएंगे इस साल। पहले मुझे पी एंड एल बैलेंस शीट बनवा दें, फिर अगली बात करते हैं। अकाउंटिंग वाले पी एंड एल में कितना लेके जाएंगे इस साल? 100 रुपए की सेल आए, 100 रुपए की सेल भी तो लेके जाएंगे अकाउंटिंग वाले पी एंड एल में। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, अगर एंट्रीज कर लीजिएगा अगर भूला हुआ है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। और इंटरेस्ट इनकम 11.5 इंटू 9/12 8.6। और बैलेंस शीट में क्या लेके जाएंगे? थोड़ा हेल्प हो जाएगी ना, 8.6 निकला हुआ है पहले से। बैलेंस शीट में 72 या 100 से शुरू करूं? 72 से शुरू कर लेना, बस 72 से शुरू कर लें। डेटर कितना था? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट एंट्री पहले हुई ना, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, फिर कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। अब हमारे साल डेटर डेबिट कितने से करना है आपने? 8.6 जी, 80.6। जी माय डियर, अब मुझे करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करवा दें। करंट टैक्स में क्या उल्टाऊं? जो अकाउंटिंग वालों ने रिकॉर्ड किया है, इसकी जगह टैक्स वाले क्या चाह रहे हैं? फुल ट्रांजैक्शन प्राइस इज रिकॉर्डेड इन रेवेन्यू। कब कब जरा देखें, ऑन डिलीवरी। हाँ 140 को डिलीवरी के टाइम नहीं, हाँ इन द ईयर डिलीवरी। डिलीवरी कब हो गई? हमारे साल। उन्होंने ये तो नहीं लिखा हुआ व्हेन द कैश इज रिसीव्ड, व्हेन द, उन्होंने डिलीवरी लिखा हुआ है। अंडर टैक्स लॉस फुल ट्रांजैक्शन प्राइस इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ डिलीवरी। फुल ट्रांजैक्शन प्राइस, वो पूरे 140 पे टैक्स मांग रहे हैं। डन। भाई एक बात बताएं मुझे, एक बात बताएं, अगर वो कहते जितना कैश आया वो सेल है, फिर अगर वो कहते जितना कैश आया वो सेल है, एज पर टैक्स लॉस द कैश रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड एज सेल, फिर 28 को जमा करते। हमने अभी किसको जमा किया है? 140। आसान है, आसान है, समझ आ गया? जी माय डियर। ट्वेंटी एट अगर नहीं, 28 में अगर वो गैप आ जाता तो वो तो बहुत टफ बन जाता। वो पता नहीं फिर 11/12 वो कैसे इंटरेस्ट निकलते, वो तो बिल्कुल नहीं, ये पेमेंट्स को इतना कॉम्प्लिकेट तो नहीं करेगा। ओके डन जी। तो डिस्काउंटिंग में पता नहीं आप 9 पॉइंट पता नहीं क्या क्या कर रहे होगे, फिर कहां फंस जाएंगे हम। ओके नेक्स्ट जी, आगे चलें। कैरिंग अमाउंट बताएं डेटर की। 80.6 और टैक्स बेस, that is only critical thing, that is not zero, that is only critical thing that needs to be understand, that needs to be understand, that is very very important। हाँ टैक्स वालों की ना हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। देखें क्यों? असल में ना डेटर जीरो नहीं है, वो कह रहे हैं फुल ट्रांजैक्शन प्राइस को डालो सेल में, और कैश आया सिर्फ 28। कैश पे लड़ाई नहीं होती कभी भी टैक्स वालों की और हमारी। डेटर बैलेंसिंग बताएं उनकी नजर में कितने हैं? That was only tough part of question, that I agree with you, that is only tough part of question। Debtor do exist as per tax authorities। अगर वो कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे होते ना, फिर तो मौजें ही मौजें हो जाती। फिर मैं आपकी बात शायद मान लेता कि डेटर का कैरी डाउन जीरो है। As per tax authorities, the cash received is recorded as revenue। फिर डेटर जीरो होते, क्योंकि कैश अकाउंटिंग में मैंने बताया हुआ डेटर कितने होते हैं? जीरो। वो क्या कह रहे हैं टैक्स वाले? द
the full transaction price is recorded as sale, but the cash received is, टैक्स पे कभी नहीं इख्तलाफ हो सकता, जितना कैश आया वो टैक्स वाले मानेंगे, तो उनकी नजर में डेटर बोलें कितना है. So that is only tough part of question, we should not have been tested. Tax base 112. डन जी. अच्छा जी, मैंने सोचा था रेट चेंज की रिवीजन करवाऊंगा, लेकिन ऑब्वियसली मैं नहीं करवा रहा. वो एक टेस्ट हमने डिस्कस किया था पार्ट बी में, शायद किसी को याद हो, उसमें रेट चेंज की बड़ी रिवीजन करवाई थी. ठीक है, वो मैं टेस्ट की डिस्कशन ढूंढ लूंगा, किसी को याद हो वो टेस्ट की डिस्कशन किसी पार्ट बी में थी, टर्म टेस्ट वाला, तो उसमें ये डिस्कशन करवाई थी, तो वहां पे हम इंशाल्लाह डिस्कशन कर लेंगे. वो डिस्कशन में आपको रेफर कर दूंगा अगर किसी ने रेट चेंज वाली डिस्कशन लेनी है. तो हमारे ये क्वेश्चन 13 हो गया, क्वेश्चन 21 हो गया, और पास पेपर की जगह हम यहाँ पे टेस्ट का नंबर डाल देंगे जिसमें रेट चेंज की डिस्कशन की थी. ओके, नाउ आई वांट योर 10 to 15 precious minutes for few of the things. क्वेश्चन ऑफ लेटेस्ट अटेम्प्ट निकालें वॉल्यूम 2 में. थोड़ा वॉल्यूम ये जरा साइड पे रख के, ये यूज करना है अभी, ये जरा निकालें. पेज नंबर बता दें, ये वो जो पेज नंबर 601. कौन सा है वो? कौन सा स्टैंडर्ड है? नहीं, वो चैप्टर है 48 पे आएगा. ओके माय डियर, निकला है 599. भाई इसमें ना ये बच्चे पूछ रहे थे कि ये क्या रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड डेफर टैक्स. डेफर टैक्स की जर्नल एंट्री करें, रेफर टैक्स की जर्नल एंट्री करें. तो ठीक है, डेफर टैक्स का हम टी काउंट बना लेते हैं, टी काउंट से जर्नल एंट्री कर लेते हैं. ये पूरा सवाल नहीं कर रहे हम सिर्फ इसकी जर्नल एंट्री आपसे डिस्कस करने लगे हैं. ये असल में बिजनेस का पहला साल है, तो ब्रॉड डाउन डेफर टैक्स के टी काउंट का 0 है. ब्रॉड डाउन क्या है? 0. जरा तसल्ली से समझिएगा बात को. ये एक IAS 41 की एडजस्टमेंट थी. 50 cows measured at fair value less cost to sell of 18 million. The cows were purchased for 15 million. तो कैरिंग अमाउंट इनकी 18 मिलियन थी, क्योंकि अकाउंटिंग वाले इस पे रखते हैं, लेकिन टैक्स वाले परचेज प्राइस पे रखेंगे. टैक्स वाले किस पे रखेंगे? परचेज प्राइस पे. और बायोलॉजिकल एसेट को जब सेल होगा ना, उस वक्त इसकी कॉस्ट को एक्सपेंस में डालेंगे. वो फिर अलग डिस्कशन है, वो छोड़ें, आपके लेवल पे भी नहीं आएगी इस दफा. अच्छा, मुझे बता दें आप कि इसकी क्या एंट्री है. रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है 116 मिलियन का, पहली दफा आया जिंदगी में, ईयर एंड पे जब मैंने रिवैल्यूएशन किया है. इसकी क्या एंट्री है 116 की? एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन, सरप्लस क्रेडिट और DTL क्रेडिट, ये एंट्री है. अच्छा, KL had an investment which is carried at fair value of 32. During the year a gain of 15. रिवर्स वर्किंग करके कॉस्ट निकल सकती थी. अभी जो सवाल करवाया आपको, 32 कैरी डाउन है, which is carried at fair value of 32. ये कैरी डाउन है. लेक्चर 1 IFRS 9. During the year we recorded 15 million as gain. रिवर्स वर्किंग करके कॉस्ट निकल सकती है.
15 की एंट्री बताएं, 15 की इन्वेस्टमेंट डेबिट, फेयर वैल्यू रिजर्व। अच्छा, इसकी जगह मैं सिर्फ अगर ओसीआई लिखूं मिसाल के तौर पे, ये ओसीआई में जाते हैं ना गेन, और इधर डीटीएल, ये दोनों एंट्रीज आप लोगों को आती हैं तो हाथ खड़ा करके बता दें, ये दोनों एंट्रीज आती हैं। अच्छा भाई, आपके सवाल का जवाब, एक टेस्ट में शायद हमने गलती की थी, हमारे साल इस एंट्री में भी ना, अगर हमारे साल खड़े होकर अगले साल का रेट पता चल गया तो फिर अगले साल का ही यूज करें। नॉर्मल रेट इज 28%, वेयर एज इट विल बी 30% फॉर 25 एंड ऑनवर्ड्स। अगर हमारे साल खड़े होकर अगले साल का रेट पता चल गया तो डेफर टैक्स में बेहतर है कौन सा रेट यूज करें, अगले साल का। अच्छा जी, एसेट कितने से बढ़ा है? 116 से। और ओसीआई में खुशी कितनी देनी है लोगों को? 70%, बोलें 81। और डीटीएल अकाउंट में क्या जाएगा? 35। समझ आ गया तो हाथ खड़ा कर दें। एसेट डेबिट, डीटीएल क्रेडिट, ओसीआई क्रेडिट। ओसीआई से मुराद रिवैल्यूएशन सरप्लस। आगे बोलें, इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ी? 15 से। इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ी? 15 से। तो यूजर्स को कितनी खुशी देनी है? 70%। और डीटीएल 4। डन। अच्छा जी, हैविंग सेड दिस, एक थोड़ी सी गड़बड़ करें, ब्रॉड डाउन 0, कैरी डाउन जाके जरा सॉल्यूशन से देख के आए, कैरी डाउन जाके जरा सॉल्यूशन से देख के आए। कैरी डाउन, वो जो डीटीएल स्लैश ए एज ऑन का जो कैरी डाउन होता है 75, डीटीएल है, ए है, डीटीएल 75। माय डियर, मुझे ये एंट्रीज पोस्ट करवाएं आप। डीटीएल क्रेडिट कितने से मारने? 35 और 4 से। और बैलेंसिंग निकलवाएं, जो हमारा डीटीई आता है वो कितना है? 36। Now ICAP is saying that pass a journal entry of deferred tax. deferred tax की क्या करो? अब deferred tax की journal entry बनती है, deferred tax expense डेबिट 36 से, डीटीएल क्रेडिट 36 से, और इसकी एंट्रीज बनती हैं, लेकिन वो फिर दोनों वाले एंट्रीज अलग अलग लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो बजाहिर 3 एंट्रीज बनती हैं, डीटी डेबिट डीटीएल। अच्छा, अब ये वो ना पागलों की तरह ले जाते हैं जिधर उसने लेके जाना हो। अब इन चीजों का हमारे पास हल कोई नहीं है। किसी स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, इस वजह से मुझे ये कराना पड़ा है। डीटी डेबिट डीटीएल क्रेडिट, और फिर ये 2 एंट्री साथ कराइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह यू विल गेट फुल मार्क्स, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि डेफर टैक्स की 2 एंट्रीज यहां से भी हिट होनी थी, तो ये 2 एंट्रीज कराइएगा। लेकिन आईकैप ने कैसे एंट्री की हुई है? उसने क्या किया है? उसने ऐसे एंट्री की है, एक मिनट, नहीं, उसने किया है, कहते हैं पहले ना ओसीआई में पूरा ले जाओ। ये पहली क्लास में मैंने आपको कराया था लॉजिक देने के लिए। उसने कहा ओसीआई में पूरा ले जाओ, ठीक है, खुशी पूरी ओसीआई में ले जाए ना, और इधर भी ओसीआई में पूरी खुशी ले जाएं। वो मुझे पता है रिवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई यहां लिखते हैं, फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई लिखते हैं। वो कहते हैं ओसीआई में खुशी पूरी ले जाओ। इसके बाद उसने एक एंट्री करने को कहा है, इसके बाद उसने एक एंट्री करने को कहा है। कहते हैं ऐसा करो, अब ओसीआई में आप ज्यादा ले गए हो, ओसीआई को मारो डेबिट, ओसीआई को मारो डेबिट। जल्दी निकलवाएं, 15 जमा 116 ज़रब 30%, 100% ले गए ना उसमें 30, और बताएं इसको कहां फेंक दें ओसीआई को डेबिट करके। ओसीआई में नहीं जाना चाहिए था इतना ज्यादा, बल्कि थोड़ा सा डीटीएल में जाना चाहिए था। कितना? 39। अब उसने क्या किया है? जो उसने फाइनल एंट्री मारी है, उसने एंट्रीज ये 2 मारी हैं। उसने कहा है कि ये एंट्री एक बनी ओसीआई डेबिट डीटीएल क्रेडिट, और एक एंट्री बनी
DTE डेबिट, DTL क्रेडिट। ये उसने एंट्रीज की हैं, मैंने सॉल्यूशन के अंदर OCI और DTE को डेबिट करके पूरा DTL क्रेडिट कर दिया है 75 से। ठीक है, अब बेहतर था अगर आप लोग ये वाली जर्नल एंट्रीज कराते तो ये ज्यादा समझ आने वाली हैं, बजाय के जो मैंने कंपाउंड एंट्री कर दी हुई है सॉल्यूशन के अंदर उसकी बजाय। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हमने डेफर्ड टैक्स की एंट्रीज कैसे सीखी थी? मेरे ख्याल से आपको ये एंट्रीज करानी चाहिए थी, ये एंट्री तो जरूर करके आनी चाहिए थी ताकि इजी मार्क्स मिलते। आपको पता था बिजनेस का पहला साल है तो ब्रॉड डाउन क्या लेते? 0। कैरी डाउन जहां से आता है वहां से लेते। ये दोनों फिगर्स पोस्ट करते, करनी थी पोस्ट, किए बगैर ये अकाउंट नहीं बन सकता। ये दोनों फिगर्स पोस्ट करते और ये निकालते बैलेंसिंग, इसकी एंट्री करके आप आधे नंबर ले आते। बस मैं तो ये चाह रहा हूं, DT डेबिट, TTL क्रेडिट। लेकिन वो कह रहे हैं डेफर्ड टैक्स की सारी एंट्रीज करो। ये जो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस उसने लफ्ज लिखा हुआ है ना, असल में कुछ खर्चा OCI भी बियर करता है, इसको भी खर्चा ही कहते हैं, लेकिन ये आउटसाइड P&L बुक होता है। कुछ खर्चा ये भी बियर करता है और कुछ खर्चा नॉर्मल P&L में जाता है। अब करना ये चाहिए था कि उसको 3 एंट्रीज करके आनी चाहिए थी ताकि पास्ट पैटर्न से वो कंसिस्टेंट रहे। पहली एंट्री DTE डेबिट, DTL क्रेडिट, और दूसरी एंट्री एसेट डेबिट, OCI DTL, इन्वेस्टमेंट डेबिट, OCI DTL। ये 3 एंट्रीज अगर आप कर रहे थे तो ठीक है, लेकिन हमने कैसे एंट्रीज की हैं बोले? पहले OCI को पूरी खुशी दी है, फिर OCI को पूरी खुशी दी है, फिर गम कितना दिया है OCI को। तो ये 2 एंट्रीज असल में आप लोगों ने करके आनी थी। तस्वीर खींच लें, अगली इस दफा इस अटेम्प्ट में नहीं आना। किन लोगों को समझ आ गया? जरा हाथ खड़ा कर दें। OCI में पूरा गेन ले जाएं पहले, फिर बाद में उसमें से DTL में बाद में फेंक दें इकट्ठा करके। लेकिन यार जो भी हो रहा है, कम से कम हमारे डेफर्ड टैक्स अकाउंट में ये याद हो रहा है बार बार कि ये 2 फिगर्स डेफर्ड टैक्स अकाउंट में जाती हैं। ये क्वेश्चन, ये पेज नंबर कौन सा है? 599। हमारी नजर में वैसे ये 3 एंट्रीज हो जानी चाहिए थी, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। ओके जी, 10-15 मिनट बस आपके लेते हैं, फिर आपको फ्री कर रहे हैं। वापस आ जाएं वॉल्यूम 1 में। पेज 315 निकालें, पेज 315। ये कैलकुलेशन हमने रोकी हुई थी क्योंकि अब वर्टिकल एनालिसिस के बाद इस कैलकुलेशन पे 1 मिनट लगेगा, क्योंकि ये IS 12 की कैलकुलेशन है। IS 12 में रिकॉन्सिलिएशन हम ऐसे बनाते थे, PBT, टैक्स रेट, टैक्स ऑन अबव लेस एग्जेम्प्ट इनकम, लेस इफेक्ट ऑफ डोनेशन का डिफरेंट रेट होगा डिविडेंड का, और डोनेशन तो नॉट अलाउड होगी इसलिए ऐड होगी। ठीक है जी, हम इस तरह बनाते थे रिकॉन। 1 मिनट जरा छोड़ें किताब, इधर देखें। वर्टिकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं? वर्टिकल एनालिसिस में हम किसी एक चीज को पकड़ते हैं, मिसाल के तौर पे सेल को, और सारी फिगर्स को उसकी परसेंटेज पे ले आते हैं। तो यही यहां भी कर दें, इसको एज्यूम कर लें 100, इसकी परसेंटेज पर सारी ले आए। कैसे? 152 डिवाइडेड बाय 508, ये तो 30 आ जाएगा ना, सारी बात है। 3.6 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 508, 1.5 divided by, what is this? What is this? Excellent. This company is paying 28% tax. This is very lucky company. People are paying 30% tax, and this company is paying 28% tax because it is having more exempt incomes than deductions not allowed.
इट इज हैविंग मोर एग्जेम्प्ट इनकम्स, दैट्स व्हाई इट इज एंजॉयिंग। ये तो लॉजिक बता रहा हूं, ये तो नहीं। खुदा ना खास्ता कभी IAS 12 में कह दे परसेंटेज बेस पर बना दे रिकॉन्सिलिएशन, इस टाइम में उसने कहा नहीं था, पता नहीं वो कोई एग्जामिनर था उसके दिमाग पे चढ़ा हुआ था, उसने परसेंटेज में भी बना दी। हालांकि हम किस में बनाते हैं, रुपीज में। लिखें, सारी फिगर्स को पीबीटी पे डिवाइड कर दें, इस पे सर्कल लगा के लिखें, सारी फिगर्स को पेज नंबर 315, सारी फिगर्स को पीबीटी पे डिवाइड कर दें तो ये परसेंटेज में रिकॉन्सिलिएशन कहलाती है। सारी फिगर्स को पेज 315 पीबीटी पे डिवाइड कर दें तो ये परसेंटेज में रिकॉन्सिलिएशन कहलाती है। कुछ भी नहीं, मतलब वो अगर कह दे कि परसेंटेज में रिकॉन्सिलिएशन बनाएं और यहीं पे लिख लें, अगर परसेंटेज में रिकॉन्सिलिएशन उसने मांगी तो रुपीज में वर्किंग में निकाल के फेस पे परसेंटेज में बना देंगे। अगर उसने परसेंटेज में रिकॉन्सिलिएशन मांगी तो रुपीज में वर्किंग में बना के लिख लें, आप भी लिख लें। अगर बॉल पेन नहीं है, बॉल पेन, अच्छा, अगर परसेंटेज में रिकॉन्सिलिएशन मांगी तो रुपीज में वर्किंग में बना के फेस पे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। आएं जी पेज 307, पेज 307 बनाएं जी परसेंटेज में रिकॉन्सिलिएशन। इधर लिखें रुपीज इन मिलियन, इधर लिखें परसेंटेज में। हर फिगर को 80 पे डिवाइड करें। जो मर्जी चीज है, इफेक्ट ऑफ प्रायर ईयर ये नहीं देखना बस। वैसे पहली फिगर को 80 पे डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं हुआ करेगा, वो जवाब वही आ जाया करेगा 32%। ऐसे नहीं यार ये इधर नहीं लिखना 32%, ये ऊपर ही एक दफा लिखना है बस, इधर नहीं लिखना 32 जी। 1.6 डिवाइडेड बाय 80, 2%, एग्जैक्ट 2। 0.32 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 1.92 डिवाइडेड बाय क्या, ओ तेरी खैर, इनका तो 32 से भी ज्यादा टैक्स बन गया, 32.8% टैक्स दिया इन्होंने। दिस इज कॉल्ड एज रिकॉन्सिलिएशन इन परसेंटेज। नहीं करवाएं इसको फिर, ओके। हाँ कितनी देर रहेगी है, 4 मिनट, कार्ड को रिप्लेस करना पड़ेगा। चलो जाओ रिप्लेस करो, लेकिन अभी B2 तो चल रहा है, 4 मिनट बाद बस हो जाएगी इसकी, तो B2 ही चलाना है मैंने। चलो सॉरी A2 मंगवाओ ना, कार्ड फोन करके मंगवाओ, अभी इसको चलने दो। क्या कोई बंदा नहीं है, चलें जाएं। ओके अच्छा जी, डेफर्ड टैक्स निकालने की 2 अप्रोचेज हैं। एक है बैलेंस शीट अप्रोच और एक है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। ये बात आपसे कभी हुई है वाज़े तौर पे क्लास में? बिल्कुल नहीं हुई।
पहले शायद हुई हो। ये अप्रोच जो है ना, इसी सफ़े से हम फारिग करने लगे हैं, बैलेंस शीट अप्रोच और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। मुझे ये बताएं कि इस सवाल में, ये हमने क्लास में किया था, DTE कितना आ रहा है बैलेंसिंग? 2.92। DTE कितना बैलेंसिंग आ रहा है? 2.92। DTE बैलेंसिंग बड़ी मेहनत से निकलता है भाई। आज एक बहुत बड़ी भयानक और खूबसूरत खबर सुने कि आप करंट टैक्स की वर्किंग से डेफर्ड टैक्स निकाल सकते हैं। करंट टैक्स की वर्किंग से डेफर्ड टैक्स निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं P&L अप्रोच। क्या कहते हैं? P&L अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग। लेकिन ये डायरेक्ट आपको DTE देगा, ये डेफर्ड टैक्स के टी काउंट का कैरी डाउन नहीं देगा। DTE फॉर द ईयर। अप्रोच बहुत आसान है। अप्रोच है आई नीड adjusted accounting profit. I will compare it with taxable profit, difference and tax निकला है। अप्रोच बड़ी आसान है। ओके, टेल मी द अकाउंटिंग प्रॉफिट। 80। माय डियर, टेल मी द अकाउंटिंग प्रॉफिट 80। सर्च द डिडक्शन नॉट अलाउड। सर्च डिडक्शन नॉट अलाउड। बोले ना, पेनल्टी, इट इज कॉल्ड एज डिडक्शन नॉट अलाउड। इससे एडजस्ट करें, यानी +1 +1। डिडक्ट द एग्जेम्प्ट इनकम इफ एनी। वो परमानेंट डिफरेंस, डिडक्ट द एग्जेम्प्ट इनकम, यानी यू आर थ्रोइंग अवे द परमानेंट डिफरेंसेस बिकॉज आई ओनली नीड द टेम्परेरी डिफरेंसेस। 80 + 1 81, 81 - 5 75 76। now please tell me taxable profit 85.11 85.11 done। okay, tell me the difference 9.11। apply the rate 30% है, 32%। apply the rate 2.9 exact 2.915 यानी 2.92। धमाका, ये देख लें 2.92 इसके बराबर आ गया। ये एक शॉर्टकट तरीका है DTE निकालने का। जो लेट आने वाले हजरात हैं और जो पहले से बैठे हुए हजरात हैं, अब सारे मुतवज्जे हो जाएं। हम डेफर्ड टैक्स बहुत मुश्किल से निकालते हैं, उसी तरह पेपर में निकाला करेंगे। उसके निकालने का तरीका होता है ब्रॉड डाउन निकाल लो, एक पूरी वर्किंग करनी पड़ती है। कैरी डाउन निकाल लो, एक पूरी वर्किंग करनी पड़ती है। DTE आता है बैलेंसिंग, DTE आता है। ये डेफर्ड टैक्स निकालने का जो तरीका है, इसे कहते हैं बैलेंस शीट अप्रोच। लंबा तरीका जिसमें कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस। डेफर्ड टैक्स निकालने का एक आसान तरीका आज हम आपको बताने लगे हैं। वो है शॉर्टकट तरीका, वो करंट टैक्स से निकल आया करेगा। पेपर में कब लगाना है ये मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। पेपर में कब लगाना है, तरीका क्या है, हाईलाइट कर लें PBT को और टैक्सेबल प्रॉफिट को। ये तो आसान सी बात है। हाईलाइट कर लें एग्जेम्प्ट इनकम को और डिडक्शन नॉट अलाउड को। डिडक्शन नॉट अलाउड को और एग्जेम्प्ट इनकम को हाईलाइट कर लें। ये मेथोडोलॉजी आपको DTL का कैरी डाउन नहीं देगी, क्योंकि ये फॉर द ईयर फिगर्स हैं। ये आपको DTE देगी फॉर द ईयर। नाउ व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ दिस अप्रोच? जस्ट अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। मैं डेफर्ड टैक्स टी अकाउंट बना के बड़ी मुश्किल से निकालता था बैलेंसिंग DTE, लेकिन DTE डायरेक्ट निकल सकता है करंट टैक्स से। कैसे? 80 कैलकुलेटर पे पकड़ें, 80 + 1, प्लस तो उधर ऐड होगा, 80 + 1 - 5 इज इक्वल टू 76 वर्सेस 85.11।
9.11 दोनों का डिफरेंस लें वर्सेस 85.11 9.11 पे 32% लगाएं 2.9 धमाका देखें वो जो इतनी मेहनत से कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस 2.36 यहां गया वो बैलेंसिंग निकाला वो बैलेंसिंग डायरेक्ट निकल आया किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से शॉर्टकट तरीका क्या है जब आप लोग गए हुए थे 2-3 लोग तो मैंने पीछे से ये शॉर्टकट तरीका लिखा है इसका नाम है P&L अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग DTE फॉर द ईयर 80 प्लस डिडक्शन नॉट अलाउड वही साइन जो करंट टैक्स में यूज होते हैं माइनस इज इक्वल टू कॉल्ड एज एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट इट इज कॉल्ड एज ये एज इट इज उठाना है इसको एडजस्ट करके उठाना है डिफरेंस पे रेट लगा देना है रुकें ठहरें ये डेफर्ड टैक्स की किस साइड पे जाना है टी काउंट की ये असल चैलेंज है ये किस साइड पे जाना है ये पहली क्लास में बता दिया था मुझे 76 सवाल होमवर्क में मिले मैं 86 करके सो गया अब बता दें क्या करूं एंटाइटल्ड फील करूं या लायबल ये लेक्चर 1 में बता दिया था 76 सवाल होमवर्क में मिले 86 करके सो गया बोलें एंटाइटल्ड फील करूं तो धड़ल्ले से इसकी एंट्री करें डेफर टैक्स एसेट डेफर टैक्स आगे आपका नसीब है कि उधर लायबिलिटी अकाउंट हुआ तो फिर स्लैश डाल के यहां लायबिलिटी लिख दीजिएगा उसकी खैर है उसकी कोई टेंशन नहीं आपकी ये एंट्री बनेगी होमवर्क में सवाल मिले 70 करके सो गया 86 अच्छा अब एक आखिरी बात सुन लें बस ब्रेक फिर हम देने लगे आपको डेफर्ड टैक्स उसी तरह पेपर में निकाला करेंगे कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस और फिर वो कैरी डाउन जाया करेगा फिर ब्रॉड डाउन ढूंढा करेंगे फिर ब्रॉड डाउन कैरी डाउन का डिफरेंस लेके DTE निकाला करेंगे लेकिन DTE आजकल दुनिया में लोग चेक करने के लिए किस मेथड से निकाल रहे हैं P&L अप्रोच P&L अप्रोच होती है फॉर द ईयर चीजें और बैलेंस शीट अप्रोच हम पढ़ते रहे हैं क्लास में वो होते हैं कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस अब IAS 12 ने बैलेंस शीट अप्रोच है IAS 12 ने खत्म कर दी है P&L अप्रोच पुराना स्टैंडर्ड अलाउ करता था P&L अप्रोच भी बैलेंस शीट अप्रोच भी IAS 12 कहता है सिर्फ बैलेंस शीट अप्रोच है लेकिन जब हमारे सिलेबस में फाइनल अकाउंट होता था प्रॉपर तब इसके 2-3 सवाल हम कराते थे क्योंकि उस वक्त फाइनल अकाउंट के सवालों में DTE हमें इस तरह निकालना पड़ता था बड़ी मेहनत करके मेहनत तो नहीं आसान तरीके से निकालना पड़ता था DTE तो DTE निकालने का ये तरीका है ये मैं ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा ये तरीका आपको भी कभी लगाना पड़ सकता है अगर सवाल में कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डाटा अवेलेबल ना हो तो फिर तो मजबूरी में आप कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस कैसे निकालेंगे फिक्स एसेट की कॉस्ट ही नहीं दी हुई ओपनिंग WDV का डिफरेंस भी नहीं दिया हुआ फिर मजबूरी हमें करंट टैक्स से क्या निकाल लिया करेंगे डेफर्ड टैक्स पहले मेथोडोलॉजी बताएं क्या है जल्दी से अकाउंटिंग प्रॉफिट पकड़ने उसमें रिडक्शन नॉट अलाउड ऐड कर देनी है वैसे सेपरेट रेट वाली भी माइनस करते हैं लेकिन अब दैट इज वेरी टेक्निकल और वो फिर उस वक्त रिवाइज किया जाता था माइनस सेपरेट रेट वाली भी क्योंकि सेपरेट रेट वाली अगर माइनस ना की तो उन पे फिर इधर 32% लग जाएगा तो वो छोड़ें अब वो बस कितनी डिटेल में जाए बंदा 80 प्लस रिडक्शन नॉट अलाउड माइनस 76 अब ये सारी कैलकुलेशन तो आसान सी है कैरिंग अमाउंट की जगह ये टैक्स बेस की जगह ये और डिफरेंस और टैक्स रेट ये जो फिगर है 2.92 अब देखना है इसकी एंट्री क्या होगी DTL के किस अकाउंट पे किस साइड पे जाएगी तो इस अकाउंट की अब डेबिट साइड पे जाएगी तो जाके देख लें मुझे नहीं पता एसेट अकाउंट है या लायबिलिटी अकाउंट है इस अकाउंट की ये फिगर किस साइड पे गई हुई है डेबिट साइड पे और ये खुशी है TTL या A डेबिट DT क्रेडिट खुशी है नोट करें और जाएं P&L अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग DTE फॉर द ईयर हाँ वो तो फिर बहुत बहुत डिस्कशंस वो हैं वो फिर नेवर एंडिंग चीजें हैं हाँ ठीक है बिल्कुल उन छोड़ो फिर तो नेवर एंडिंग बहस है बस एक अप्रोच है जो सीख लो P&L अप्रोच पहले ऊपर लिख लें जब कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डाटा अवेलेबल नहीं होगा तो ये अप्रोच लगाएंगे जब P&L और जब कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डाटा अवेलेबल नहीं होगा तो ये अप्रोच लगाएंगे
अब अगर आप आपको इसकी प्रैक्टिस चाहिए तो किसी एक सवाल पे करवा देंगे, मेरे ख्याल से वैसे काफ़ी है, प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। अकाउंटिंग वालों को प्रॉफिट पकड़ना है, उसको जूते किससे मारने हैं, परमानेंट डिफरेंस, और साइन वही जो करंट टैक्स में, एड डिडक्शन नॉट अलाउड माइनस एग्जेम्प्ट इनकम। और अगर 76 सवाल होमवर्क में मिलते और 72 करके सोता तो एंटाइटल फील करेंगे या लायबल? लायबिलिटी की एंट्री बताएं। डीटी डेबिट, डीटी एल क्रेडिट, डीटी डेबिट, डीटी, छोटा सा इधर ही फिर लिख लें। अगर ये 100 होता, 100 सवाल होमवर्क में मिलते और मैं 98 करके सोता तो 2 इंटू 32% की एंट्री बताएं। 0.16 बोलें। 100 सवाल थे, 98 करके सोया, क्या फील करूं? लाइबल। तो लाइबिलिटी बुक करें। जीरो 0.16 से 0.64 जाएंगे। एक 45 पे आ जाए, मतलब कुछ खाना पीने तो खा लें जाके। चलें जाएं, शायद एक ऑस्ट्रेलिया से मेहमान आए हैं, उनको बंद कर दूं।